तो वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है बुक 2 के एक दलीय प्रभुत्व का युग ईरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस चैप्टर में। यह चैप्टर इस बार नया ऐड हुआ है सिलेबस में। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है लोकतंत्र निर्माण की चुनौती या चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी, चुनाव आयोग का गठन, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व या कांग्रेस डोमिनेंस इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस, और मतदान के तरीके। बेसिकली हमारा जो आज फोकस रहेगा वो इन 3 टॉपिक पर ज्यादा रहेगा, और ये वाला जो टॉपिक है वो आगे भी कवर करना है, तो इस पर थोड़ा कम फोकस रहेगा, पर ये 3 टॉपिक्स पर हमारा मेन फोकस रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। जैसे ही देखो आजादी मिली उसके बाद हमारे पास जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी राष्ट्र निर्माण की, और वो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में एक जो हमारी प्रमुख चुनौती थी वो थी कि लोकतंत्र की स्थापना कैसे की जाए, हाउ टू एस्टेब्लिश अ हेल्दी डेमोक्रेसी। तो भारत ने लोकतंत्र को अपनाने का और लोकतंत्र के मार्ग पर चलने का लक्ष्य रखा। भारतीय संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग या तहत शासन में सबकी भागीदारी, मतलब ये कोशिश की गई कि जो शासन है, जो रूल है, जो गवर्नमेंट है या सरकार है, उसमें सब पार्टिसिपेट करे या भागीदारी करे, और इस प्रकार एक ऐसे गवर्नमेंट का अस्तित्व या एग्जिस्टेंस को स्वीकार किया गया जो कि जनता के द्वारा निर्वाचित हो। और इसी उद्देश्य से और एक इसी पर्पज से भारत में पहली बार वयस्क मताधिकार या यूं कह लो कि अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर स्वतंत्र और निष्पक्ष, फेयर और फ्री इलेक्शन कराए गए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अगर आप इंडिया के पूरे फ्रीडम स्ट्रगल को देखो तो उसमें सबसे ज्यादा भूमिका या रोल था कांग्रेस का। तो कांग्रेस ने बहुत इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इसी कारण भारत की राजनीति में कांग्रेस को बहुत प्रमुखता मिली। इसके साथ साथ अन्य पार्टियां भी, कांग्रेस के अलावा भी अन्य पार्टियां, देखो ऐसा नहीं है कि अकेले कांग्रेस थी, कांग्रेस मुख्य पार्टी के रूप में उभर कर आई थी, लेकिन कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियां भी भारतीय राजनीति में थी, और वो समय समय पर कांग्रेस की नीतियों की, कांग्रेस की पॉलिसीज की आलोचना या क्रिटिसिज्म करते रहते थे। लेकिन इससे अपेक्षित विकास उन्होंने कर लिया। यूं कह लो कि धीरे धीरे कांग्रेस की नीतियों का आलोचना करते करते मुख्य पार्टियों ने भी अपना विकास कर लिया, और धीरे धीरे जैसे जैसे राजनीति और भारत में स्वतंत्रता का समय आगे बढ़ा, 1947 से 57 आता है, 62 आता है, 66 आता है, तो कांग्रेस का वर्चस्व धीरे धीरे खत्म होने लगता है, या यूं कह लो कम होने लगता है। खत्म की जगह कम वर्ड का इस्तेमाल करना, और वैचारिक आइडियोलॉजिक लेवल या स्तर पर कांग्रेस को विपक्षी पार्टियों से पूरा यूं कह लो टक्कर का सामना करना पड़ता है, और विपक्षी पार्टियां भी उभरने लगती है और उन विपक्षी पार्टियों का परचम लहराने लगता है। लेकिन फिर भी अगर आप भारतीय राजनीति के इतिहास को देखो तो पहले 3 आम चुनाव या 15 सालों तक भारत के लोकतंत्र में एक छत्र या यूं कह लो एक बिल्कुल सिंगल हैंडेड कांग्रेस का प्रभाव या प्रभुत्व कायम या डोमिनेंस कायम रहा। तो अब हम चलते हैं आगे। भारत में जो पहला आम चुनाव या यूं कह लो लोकसभा का पहला जनरल इलेक्शन होता है वो 1952 में हुआ। याद रखना, यहां पे मैंने मेंशन किया है, आप देख सकते हैं 1952 में समाप्त हुआ था। जो इसकी टाइमिंग थी वो थी 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952, लगभग यूं कह लो कि 6 महीने तक, 6 मंथ्स तक भारत का लोकसभा चुनाव, जो पहला लोकसभा चुनाव था या फर्स्ट जनरल इलेक्शन था, वो हुआ था। और इसमें कांग्रेस का एक दल का प्रभुत्व का दौर आरंभ हुआ या आरंभ किया, और यह दौर 1967 तक माना जाता है। इस समय, मतलब ये जो दौर एक दल का प्रभुत्व क्यों माना जाता है, क्योंकि इस समय यूं कह लो 1952 से 67 तक, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, कांग्रेस पार्टी को ही एक दलीय या यूं कह लो एक छत्र बहुमत या एक मत बहुमत प्राप्त हुआ। हर जगह कांग्रेस की सरकार बनी,
चाहे वो केंद्र हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्य की विधानसभा हो, हर जगह कांग्रेस की ही सरकार बनी, कांग्रेस ही एक दल प्रभुत्व बनकर उभरा और बाकी विपक्षी दलियों की भूमिका, जो विपक्षी दलों की भूमिका थी, वो केवल नाम मात्र की थी। भारत में कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दल मौजूद थे, वो भाग भी लेते थे और उनके उम्मीदवार चुनाव भी लड़ते थे, लेकिन उम्मीदवारों की सफलता का अवसर बहुत कम था। बहुत कम ऐसे उम्मीदवार थे जो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़कर जीत पाते थे। तो यूं कह सकते हो कि इन 15 सालों तक कांग्रेस का एक दल का प्रभाव पूरी तरह भारत की राजनीति पर छाया रहा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, लोकतंत्र के निर्माण की चुनौती, चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। अगर आप भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई को देखोगे तो देख पाओगे कि समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी रही। भारत के हर व्यक्ति ने, या यूं कह लो हर वर्ग या क्लास ने भारत की स्वतंत्रता के लिए एक एक्टिव पार्टिसिपेशन, सक्रिय भागीदारी की। और यही कारण है कि अगर भारत की स्वतंत्रता को देखो तो इसका मतलब यही था कि भारत की जनता की सत्ता, एक ऐसा रूल, एक ऐसा शासन, एक ऐसी सरकार बनाए जिसमें जनता की सरकार हो, जनता की सत्ता कायम या एस्टेब्लिश हो। इसलिए आजादी के बाद, अगर आजादी प्राप्त करना सबसे बड़ा टारगेट था और आजादी के बाद पहली चुनौती नेशन बिल्डिंग की थी। अगर हम पहली चुनौती राष्ट्र निर्माण की माने तो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी भारत में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना करना, एक ऐसा शासन स्थापित करना जिसमें सभी लोग, या यूं कह लो जनता के हाथों में सरकार हो, या जनता की सरकार हो और जनता की सत्ता हो। और इस एक चैलेंज या चुनौती से निपटने के लिए कि अंतिम सत्ता, जो लास्ट पावर है, वो जनता में हो, भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए और उन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी भी दी गई। और ये प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार बिना किसी भेदभाव के दिए गए। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। भारत ने संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया और उसमें प्रतिनिधि लोकतंत्र या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अपनाया। और इस तरह की बात को पूरी तरह सुनिश्चित या पूरी तरह से, एक तरह से पूरी गारंटी की गई कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर पूरी तरह राजनीतिक प्रतिस्पर्धा या पॉलिटिकल कंपटीशन होगा। अर्थात भारतीय राजनीति बहुदलीय व्यवस्था होगी, मल्टी पार्टी सिस्टम होगा और हर प्रकार के लोग, हर प्रकार की विचारधारा, हर प्रकार के राजनीतिक दल होंगे और राजनीतिक दल आपस में सरकार बनाने के लिए कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा करेंगे। और इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा, देखो कंपटीशन होना ही काफी नहीं है, ये कंपटीशन हेल्दी हो, प्रतिस्पर्धा एक भारत की लोकतांत्रिक विकास में सहायक हो, इसको स्थापित करने के लिए एक संविधान जरूरी था। और यह संविधान होना ही पर्याप्त नहीं था। संविधान के अंदर जो लोगों के अधिकार थे उनको सुरक्षित करना जरूरी था। इसी उद्देश्य से भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और भारत को एक सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित या अनाउंस किया गया। इस संविधान में भारत के मौलिक अधिकारों या भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी के साथ साथ अल्पसंख्यकों के हितों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में जितने भी अल्पसंख्यक थे, माइनॉरिटी थे, उनके अधिकारों और हितों और इंटरेस्ट की सुरक्षा की भी गारंटी संविधान में दी गई। इसके साथ साथ माइनॉरिटीज, जो अल्पसंख्यक थे, उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज, उनकी संस्कृति, उनके कल्चर, उनके रीति रिवाज आदि की सुरक्षा की भी गारंटी भारतीय संविधान में दी गई। ये है इसका इंग्लिश कन्वर्जन। पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व, भारतीय नेताओं के द्वारा लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया जाना, यह एक बहुत साहसिक कदम था। अब इसमें साहसिक, आपको लगेगा साहसिक क्या था? 200 वर्ष की गुलामी के बाद आजाद हुए थे हम, और उसके बाद एकदम डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाना और लोगों को लोकतांत्रिक पूरी परंपराओं के अनुसार ढालना, ये एक बहुत बड़ा साहसिक कदम था। जिस समय स्वतंत्रता मिली उस समय पहले ही राष्ट्र निर्माण की बहुत सारी चुनौतियां देश में मौजूद थी और देश विभाजन
और विभाजन के कारण बहुत सारी त्रासदी और समस्याओं को झेल रहा था। ऐसे में जो भारत के पॉलिटिकल लीडर या राष्ट्रीय नेता थे, उन्होंने शासन व्यवस्था को स्वरूप को लेकर कोई वाद विवाद नहीं रखा था। उन्होंने पहली तरह मन बना लिया था कि भारत पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाएगा या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाएगा। भारत ये कदम ये कई मायनों में बहुत ज्यादा यूनिक या अनोखा था, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश मौजूद थे जहां अभी भी लोकतंत्र या लोकतांत्रिक शासन स्थापित नहीं हो पाया था। कुछ देश तो ऐसे थे जिन्होंने लोकतंत्र को अपना तो लिया, लेकिन वो लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार देश और शासन का विकास नहीं कर पाए, और लोकतंत्र के नाम पर वहां कई नेता या कुछ नेताओं ने या किसी एक नेता ने शासन पर कब्जा कर लिया और अपनी सत्ता पूरी तरह से स्थापित कर ली। और कई देशों में लोकतंत्र आया, लेकिन बाद में सैनिक शासन या सैनिक शासकों ने तख्ता पलट करके सत्ता पर कब्जा कर लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं पाकिस्तान में ऐसा कई बार हुआ। परंतु अगर आप भारत को देखोगे तो भारतीय नेताओं ने, ये देखो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स ने सही मायने में एक पूरी ट्रॉली, एक पूरी तरह से कह सकते हो सच्चे मायने में भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत की। यह है इसका इंग्लिश कन्वर्जन। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। भारत में अगर आप स्वतंत्रता की लड़ाई को देखो तो वो लड़ी गई थी। बहुत लंबे संघर्ष के बाद भारत को स्वतंत्रता मिली थी और जनता के सभी वर्गों ने, मैंने पहले ही बताया, इसमें भाग लिया था। आजादी के संघर्ष में जनता की बहुत बड़ी भूमिका या एक निर्णायक भूमिका थी, एक डिसिसिव रोल था, और इसलिए यह जरूरी था कि भावी शासन व्यवस्था, जो आगे शासन व्यवस्था आए, उसको लेकर किसी प्रकार की अस्पष्टता ना रखी जाए। तो स्पष्ट था, क्लियर था कि भाई जनता ने ही भारत को स्वतंत्रता दिलाई है, तो जनता का ही शासन स्थापित किया जाए। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, चुनाव आयोग का गठन या फॉर्मेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। देखो, भारत में लोकतंत्र को अपनाया जाना एक साहसिक कदम जरूर था, लेकिन लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी क्या था? फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। और इसको कराने के लिए भारत में एक चुनाव आयोग का गठन या फॉर्मेशन किया गया। संविधान के लागू होने के बाद नए सिरे से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत की जानी थी, और अब तक चुनाव होने तक भारत में जो शासन का कार्यभार था वो एक अंतरिम सरकार चला रही थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी थी। ऐसे में जब तक कि निर्वाचित सरकार की स्थापना हो या निर्वाचित सरकार की स्थापना के साथ साथ भारत के राज्य या प्रांतीय सरकारों के लिए भी चुनाव कराना था। मतलब चुनाव कराना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, खास करके स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना अगर चुनौती थी, तो उसी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत में एक चुनाव आयोग का गठन किया गया या इलेक्शन कमीशन बनाया गया, और ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन को भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त नियुक्त या अपॉइंट किया गया। इसी चुनाव आयोग पर भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं, राज्य की विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई। यहां मैं यह भी बता दूं कि यह जो भारत का चुनाव आयोग था, पहले एक सदस्यीय था। केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे, जैसा मैंने पहले बताया अभी कि पहले सुकुमार सेन थे। 1993 में, याद रखना, 1993 में इस चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बना दिया गया, या यूं कह लो मल्टी मेंबर बना दिया गया। अब 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। तो 1993 तक चुनाव आयोग एक सदस्यीय था और 93 के बाद इसे बहुसदस्यीय बना दिया गया। यह है इसका इंग्लिश कन्वर्जन। अब हम आते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि प्रथम 2 आम चुनाव में मतदान का तरीका। देखो, मतदान कराना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। भारत में ऐसे लोग मौजूद थे जिनको लोकतंत्र का तरीका ही नहीं पता था, या लोकतंत्र का मतलब ही नहीं पता था।
ऐसे में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को सफल बनाने के लिए जो वोटिंग थी, जो मतदान था, उसका भी होना बहुत जरूरी था और उसका सही से होना भी बहुत जरूरी था। तो भारत के पहले 2 आम चुनाव में जो मतदान का तरीका अपनाया गया वो मैं आपको बताता हूं। देखो, पहले 2 आम चुनाव में जितने उम्मीदवार या कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, उतने ही मतदान पेटी या मत पेटी बनाई गई। इस तरह से बैलेट बॉक्सेस, मत पेटियां बनाई गई। ये मत पेटी कितने थे? जितने की कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे। अगर एक क्षेत्र से, एक रीजन से 10 लड़ रहे हैं तो 10 मत पेटी बनाई गई। 1 से 5 लड़ रहे हैं तो 5 मत पेटी बनाई गई। तो ये मत पेटियां, ये याद रखना, पहले 2 आम चुनावों में क्या था, जितने उम्मीदवार लड़ रहे थे उतनी ही मत पेटियां बनाई गई। और हर मत पेटी के ऊपर, जैसे आप देख रहे हो ये प्रिंटेड है, हालांकि ये बहुत पुरानी फोटो है तो आपको चुनाव चिन्ह दिख रहा होगा, नाम नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन नाम वगैरह सब कुछ था। तो हर मत पेटी पर जिस भी उम्मीदवार के लिए वो मत पेटी थी, मतलब जैसे मैंने बताया ना कि जितने उम्मीदवार उतनी मत पेटी, तो जिस भी उम्मीदवार के लिए वो मत पेटी थी, उस मत पेटी पर उस उम्मीदवार का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, पंजाबी में और वहां की क्षेत्रीय रीजनल भाषा में लिखा जाता था। साथ साथ उसका चुनाव चिन्ह भी होता था। अब ऐसी व्यवस्था क्यों की गई? क्योंकि पहले 2 आम चुनाव में अगर आप बैलेट पेपर मत पत्र बनाते तो मतदाताओं को समझना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि 85% लोग निरक्षर थे, अनपढ़ थे। ऐसे में उम्मीदवार के लिए मत पेटी की व्यवस्था की गई, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। और प्रत्येक आम चुनाव के समय बूथ पर चुनाव क्षेत्र से जितने भी उम्मीदवार थे उतनी ही मत पेटियां रखी गई। लोकसभा और विधानसभा, मैंने बताया लोकसभा विधानसभा के चुनाव उस वक्त एक साथ कराए गए थे, तो चुनावों के लिए अलग अलग मतपेटियां थी। मतलब अगर लोकसभा के लिए कुछ मतपेटियां हैं तो अलग से जो राज्य की विधानसभा है, जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके लिए अलग से मतपेटियां रखी गई। और हर मतपेटी पर उम्मीदवार का नाम, चुनाव चिन्ह लिखा होता था। इसके साथ साथ चुनाव संख्या नंबर, बूथ नंबर मतपेटी के ऊपर अंकित था। मतदाता को केवल वही मत पत्र दिया जाता था जिसे वह अपनी उम्मीदवार या पसंद के उम्मीदवार की मतपेटी में डाल देता था। अब मतदाता को ऐसा नहीं था कि मतपत्र में कई सारे ऑप्शन थे, एक ही मतपत्र मिलता था और उस पर वो स्टैंप लगाकर जिस पर डाल देता था या जिस उम्मीदवार की मतपेटी में डाल देता था, वोट उसको चला जाता था। मतपेटी पर मैंने पहले ही बता दिया, उम्मीदवार का नाम हर भाषा में लिखा होता था, क्षेत्रीय भाषा के साथ भी। और मतदान के बाद मतपेटी को सील कर दिया जाता था, उसको पूरी तरह से सील कर दिया जाता था। उम्मीदवारों और एजेंटों के हस्ताक्षर जो आज भी होते हैं वो करा लिए जाते थे। हालांकि आज जो है ईवीएम है, तो ईवीएम को सील करके हस्ताक्षर कराए जाते हैं। मतगणना के समय या वोटिंग की काउंटिंग के समय अलग अलग पेटियों के वोट गिन लिए जाते थे और उसके हिसाब से विजयी घोषित किया जाता था। ये है इसका इंग्लिश कन्वर्जन। अब हम आते हैं मतदान के नए तरीके। तीसरे आम चुनाव से, 2 आम चुनाव मैंने अभी बता दिया। पहले 2 आम चुनाव में जो तरीका था वो क्या था? अलग अलग मतपेटी। पर तीसरे आम चुनाव में मतदान के तरीके में, वोटिंग के मेथड में परिवर्तन या चेंज किया गया। तीसरे आम चुनाव से कौन सा तरीका अपनाया गया? मतपत्र, बैलेट पेपर को अपनाया गया। अब मतपेटियां अलग अलग नहीं थी, मतपेटी एक ही थी, लेकिन उस मतपेटी में वोटर को मतपत्र या बैलेट पेपर दिया जाता था। अब इस बैलेट पेपर को कैसा होता था और वोट कैसे होती थी? सबसे पहले उम्मीदवार का नाम लिखा होता था। उम्मीदवार का नाम वही अलग अलग लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी और क्षेत्रीय भाषा, इस प्रकार से लिख देते थे और क्षेत्रीय भाषा का ज्यादा प्रयोग करते थे। धीरे धीरे हालांकि क्षेत्र के हिसाब से बैलेट पेपर हो गया, हिंदी इंग्लिश तो अनिवार्य था, उर्दू भी हो गया, उसके साथ क्षेत्रीय भाषा। तो इस प्रकार से उम्मीदवार का नाम पहले होता था, फिर उस उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह, अगर कांग्रेस का है तो पंजा या हाथ, उसके अलावा कोई अन्य विपक्षी दल है तो उनका चुनाव चिन्ह। तो जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है उसका चुनाव चिन्ह उसके सामने होता था और मतदाता को एक रबड़ की मोहर दी जाती थी। तो वो मतदाता जिसको वोट देनी होती थी
उस कैंडिडेट और उस चुनाव चिन्ह के आगे अपनी मोहर लगा देता था। उसके बाद मत पत्र को फोल्ड कर दिया जाता था, फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में इस प्रकार डाल दिया जाता था। तो तीसरे आम चुनाव से बैलेट पेपर की व्यवस्था हो गई और जो अलग अलग मतपेटियां थी वो हटा दी गई और मतपेटी एक ही रखी गई। अगर एक भर जाती थी तो दूसरी बना ली जाती थी, लेकिन हर उम्मीदवार के लिए अलग अलग मतपेटी नहीं थी। बैलेट बॉक्स एक था, पर अब मत पत्र या बैलेट पेपर बना दिया गया। तो अब आप देख सकते हैं कि आप इसको वीडियो पॉज कर कर लिख सकते हैं। जो मैंने अभी बताया ये सब वही है। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट है, लोकसभा और विधानसभा के लिए मतदाता को या वोटर को अलग अलग मत पत्र भी मिलते थे और विधानसभा की मतपेटियां भी बिल्कुल अलग थी। अब हम आते हैं एक नए तरीके, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसका प्रयोग आजकल आपके सामने भी हो रहा है। तो ईवीएम या यूं कह लो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग भारत में 1990 के बाद से होना शुरू होता है। ये वोटिंग मशीन कुछ इस प्रकार की होती है। देखो ये वाली जो मशीन है, देखो ये वाली मशीन आपको हर चुनाव में नहीं मिलेगी। खासकर कि एमसीडी के, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो पंचायत या एमसीडी के चुनाव होते हैं, दिल्ली में एमसीडी के होते हैं, बाहर पंचायत वगैरह के होते हैं, वहां शायद ये वाली मशीन ना मिले, पर ये दो मशीन तो आपको जरूर देखने को मिलेगी। ये होती है कंट्रोल यूनिट, ये होती है बैलेट यूनिट और ये होती है वीवीपैट। इसको कुछ इस तरह से जोड़ा जाता है, वीवीपैट की मशीन को यहां से वायर निकलकर जुड़ जाती है बैलेट यूनिट में और बैलेट यूनिट की जो वायर है वो निकलकर जुड़ जाती है कंट्रोल यूनिट में और ये होता है बैलेट का बटन। तो जो चुनाव अधिकारी अंदर कमरे में बैठे होते हैं, जब वोटर 1 2 3 करके तीसरे पोलिंग अफसर के पास आता है तो ये बैलेट का बटन यहां से दबा दिया जाता है। एक बार ये बैलेट का बटन दब जाए तो वोटर के सामने इस प्रकार की बैलेट यूनिट होती है। अब ये बैलेट यूनिट क्या होती है, देखो यहां पर उम्मीदवार का नाम लिखा होता है अलग अलग भाषाओं में, यहां होता है उसका चुनाव चिन्ह और ये जो बटन है वो जिस भी चुनाव चिन्ह और उम्मीदवार के नाम के आगे बटन दबाएगा वोट उसको चला जाएगा। तो इसलिए इसे बैलेट यूनिट बोला जाता है। और वोट कहां गिनी जाती है, इसमें एक बार यहां से बटन दब गया तो वोट इसमें चली जाती है और यहां रिजल्ट कंपार्टमेंट होता है जो गिनती के वक्त खोलकर उसे पूरी काउंटिंग की जाती है। वैसे जब वोटिंग के वक्त ये पूरी तरह से सील होता है। और ये है वीवीपैट। इसका प्रयोग अभी हाल ही में शुरू हुआ है, ज्यादा समय नहीं हुआ है। वीवीपैट में क्या होता है कि जैसे ही कोई वोटर अपना बटन दबाता है तो यहां से एक स्लिप निकलती है। ये स्लिप बाहर नहीं आ सकती क्योंकि ये कंपार्टमेंट भी सील होता है, लेकिन वोटर वोट देने के बाद देख सकता है कि उसकी वोट किसको गई है। अगर उसे लगता है जिसका बटन उसने दबाया उसको वोट नहीं गई है तो वो चैलेंज भी कर सकता है। लेकिन अगर आप वोट देने जाओ तो याद रखना, चैलेंज करने से पहले आप श्योर होने चाहिए कि किसको वोट गया, वरना सीधा 6 महीने की जेल भी हो सकती है अगर गलत चैलेंज हुआ तो इसलिए बहुत ध्यान से इसको ऐसे ही हल्के में मत ले लेना। ये बहुत स्ट्रॉन्ग और मजबूत प्रोसेस होता है। 1990 के बाद से मैंने बताया कि यह तरीका अपनाया गया, तरीका मैंने आपको सारा बता दिया है। पहली बार 2004 का जो लोकसभा इलेक्शन था उसमें, मतलब देखो वोटिंग मशीन का तो 1990 से प्रयोग हो गया था, लेकिन लोकसभा के चुनाव के लिए पहली बार 2004 में वोटिंग मशीन का प्रयोग हुआ। ये है इसका इंग्लिश कन्वर्जन। चैनल को सब्सक्राइब करके स्टे ट्यून जरूर करिए क्योंकि जो अगला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर होगी। भारत का जो एक दल का प्रभुत्व है वो विश्व में अनूठा क्यों है, भारत का वन पार्टी डोमिनेंस वर्ल्ड में यूनिक क्यों है। तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक भी करिएगा। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।